बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मैचेस इस वक्त जारी हैं और आज भी मैच जो बड़ा दिलचस्प रहा, कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की आज के मैच में। और अगर हम आज के मैच के हवाले से बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ कराची की टीम की और आज 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और साथ साथ अगर हम बात करें इस मैच के हवाले से तो बड़ा दिलचस्प मैच ये जारी था और इस दौरान हमने देखा कि जहां पर कराची किंग्स से जो मुसलसल अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही थी, लेकिन आज उनके बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया आज के मैच में। और जहां पर उन्हें बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर पाई थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, वहां कराची किंग्स ने 7 विकेटों से आज कामयाबी हासिल की इस मैच में। तो एक अच्छा साइन है और उसके बाद अभी से कुछ देर बाद इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स के दरमियान भी मैच खेला जाना है और कल के मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे जहां पर पेशावर ज़ल्मीन ने कल मैच में जो है कामयाबी हासिल की है, उस हवाले से भी बात होगी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं रियाजुद्दीन साहब, विनस टीम के हिस्सा हैं, उनके साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सबसे पहले कल के मैच से शुरू करते हैं। रियाजुद्दीन साहब, कल के मैच में बड़े दिलचस्प है और आखिरी लम्हात तक नहीं पता चल रहा था कौन सी टीम जीतेगी और ऐसा लगा कि शायद मुल्तान एक दफ़ा फिर कामयाबी हासिल कर लेगी। मुल्तान, क्योंकि हमने देखा कि मुल्तान ऐसे मराइल पे अपने, क्योंकि और इफ्तिखार अहमद का बल्ला भी चलता दिखाई दे रहा था, आखिरी में बेशक है वो उन्होंने आखिरी बॉल पे भी छक्का मारा लेकिन टीम को फतह नहीं दिला सके, 4 रन से नाकामी हुई कल के मैच में मुल्तान सुल्तान को। और पेशावर ज़ल्मी अब नंबर 3 पोजीशन पर आ गई है, क्या कहेंगे? और फिर आज के मैच पे गुफ्तगू करते हैं जो बड़ा दिलचस्प रहा, कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखिए, कल का मैच तो जो इससे पहले चंद अच्छे मैचेस हुए हैं उनमें से एक मैच था और सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि कल पेशावर की टीम जो है अनफॉर्चुनेटली, मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़, गो कि उनकी टीम अच्छी है, बैलेंस है, अच्छी भी परफॉर्मेंस पेश की है उन्होंने, ख़राब भी की हैं, लेकिन कल जो बैटिंग की है जिस तरह से बाबर आजम ने बेहतरीन, मतलब ये कि वो तो हमेशा ही मतलब रन्स बना रहे हैं और आप ये देखें कि उनके रन्स जो हैं सबसे ज़्यादा हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो 66 के करीब है। जब एवरेज जो है 66 है और जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी 150 प्लस है, तो वो तो मतलब मार्कतुल आरा उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन कल की सबसे जो ख़ास बात थी वो यही थी कि साइम अय्यूब और बाबर आजम ने जिस तरह से मतलब एक रन्स बनाए और जिस तरह से लेके चले हैं, तो उनके आगे जो बैट्समैन आ रहे थे, हसीबुल्ला कह लें या रोमिन पावल हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हुई और उन्होंने जो है बिल तरतीब 31 और फिर 23 रन बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी भी मैच में 200 प्लस रन करेंगे तो सामने वाली टीम पे एक प्रेशर होता है और वो प्रेशर जो है वो गो के आपने देखा कि मुल्तान की टीम पे था, लेकिन ऑन एंड ऑफ लग रहा था कि उनकी टीम जो है वो बढ़ रही है आगे की तरफ, लेकिन रन्स चूँकि बहुत ज़्यादा थे, पे डिफरेंस भी काफ़ी था बॉलों का। लेकिन उस मौके पे मैं समझता हूँ कि जो इब्तदाई विकेट गिरी है उनकी, जिस तरह से रिजवान रन आउट हुए, अगर वो रन आउट ना होते तो मैं ये समझता हूँ कि ये खेल का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। दूसरे ये कि खुशदिल जिन्होंने मेरे ख्याल से 11 गेंदें खेली और 10 रन बनाए, अगर वो 1-2 गेंद थोड़ा सा आगे स्ट्रोक बढ़ के खेलते तो शायद अपने आसानी हो जाती मुल्तान के लिए कि इफ्तिखार जिस तरह से खेल रहे थे उन्होंने बड़ी इस्तिकामत का मुजाहरा किया, बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले, गो कि उन्हें बाज़ मतलब एक गेंदें बहुत ही ख़तरनाक थीं जिस पे वो लगता था कि आउट भी हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कल इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी मतलब बैटिंग की है, फिर तैयब ताहिर भी अच्छा खेले, रिजवान जो है 32 रन बनाए, लेकिन अगर वो रन आउट ना होते, और देखें इतने बड़े मैचेस में मैं ये समझता हूँ कि इतने जो बैट्समैन तजुर्बेकार हैं, ऐसे क्रूशल स्टेज पे जब आप देख रहे हैं कि वो रन नहीं है तो फिर बनाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ऐसे मतलब मौके पे जबकि आप अच्छे तरीके से अपनी ओपनिंग कर चुके थे और जा रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे थे, उस मौके पे मतलब ये जज्बातीपन का मुजाहरा करना और अपनी विकेट गंवा देना, मैं ये समझता हूँ कि ये कतई तौर पे मुनासिब नहीं था। और आप ये देखें कि उसामा मीर कल उन्होंने मतलब 3 खिलाड़ियों को आउट किया 32 रन पे, तो ये एक मतलब बड़ी अच्छी बात चलिए, थी। एक अच्छी साइन था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें रियाजुद्दीन साहब है कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कल 400 से ज़ायद रन स्कोर हुआ है पहली दफ़ा। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा ना कि 400 टोटल 5 रन स्कोर हुए हैं
और अगर खुशदिल थोड़ा सा वहाँ मुल्तान की तरफ से थोड़ी सी हिम्मत पकड़ लेते या जो डॉट बॉलें आखिरी ओवर में गई हैं वो ना जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कल जो दोनों आखिरी के जो बैट्समैन थे, ख़ासतौर से इफ्तिखार ने तो कमाल कर दिया और क्रिस जॉर्डन जो है उन्होंने भी मतलब बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन लग ये रहा था कि किस्मत जो है वो उनके साथ नहीं है। लेकिन शायकीन के नुक्ते नज़र से अगर आप देखें तो शायकीन जो थे वो वाकई बड़ा मतलब एंजॉय कर रहे थे। और जो T20 मैचेस होते हैं, ख़ासतौर से PSL एक मतलब वाहिद ज़रिया है हमारे खिलाड़ियों के लिए जिसमें इतने ज़्यादा शायकीन मतलब आते हैं और वो बकअप भी करते हैं, खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। और आपने ये देखा कि मतलब जब 400 से प्लस रन होंगे तो ये खिलाड़ी जो शायकीन है उनके लिए भी ये एक अच्छा होता है। और फिर ये दोनों टीमें जिन्होंने मतलब ये कि इतने हाई स्कोरिंग मतलब ज़ाहिर रन्स हुए 200 और 204, तो अब इन जितो बैट्समैन हैं इनको आगे की तरफ भी मतलब पुरएतमाद ये रहेंगे और इससे अच्छी बैटिंग कर सकेंगे। और आइंदा मैं समझता हूँ कराची के लिए ये बड़ा अच्छा हुआ। वैसे तो देखें टोटल जो है 18 मैचेस हुए हैं, अगर आप देखें सॉरी पेशावर और मुल्तान जो है ना, तो इनके दरमियान मतलब ये कि इससे कबल भी मैचेस हुए थे और वो जो पहले वाला मैच था वो मेरे ख्याल से पेशावर ने ही जीता था। और ये दूसरा मैच भी कल जो है सॉरी पेशावर ने जीता था और दूसरा मैच भी पेशावर ने जीता। चलें, ये तो बड़ी दिलचस्प है, कल मैचेस बड़ा रन हुए दोनों और आज मैचेस छोटे रन पे भी बात कर लेते हैं, जहां पर अगर हम देखें तो 118 रन का टारगेट, 119 रन का टारगेट दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को, और 3 विकेटों पर जो है हमने देखा कि उन्होंने पूरा भी कर लिया और 7 विकेटों से कामयाबी भी हासिल कर ली। कल एक बड़ा टारगेट रहा, आज एक छोटा टारगेट रहा, लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ा सा विकेट थोड़ा डिफरेंट नज़र आया अभी जावेद साहब इस मैच के अंदर। और कोयटा की बड़ी भरपूर बैटिंग लाइन भी थी और फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो कराची के भी ऊपर के नंबर्स में बैटर अच्छे थे, लेकिन दोनों टीमों की जानिब से ऊपर के नंबर जो है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए। और हमने देखा कि एक ने 19.1 ओवर्स में जो है 118 रन बनाए, दूसरी टीम ने जब चेस किया कराची किंग्स ने तो उन्होंने 16 ओवर 1-2 बॉल पर जो है ना उस टारगेट को चेस किया। तो आप समझते हैं विकेट थोड़ी सी डिफरेंट रही है आज के मैच की, जो पहला मैच खेला गया? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से आपको पता है कि जो पहला मैच हुआ है 2 बजे स्टार्ट हुआ है, विकेट को तो आप ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहरा सकते, विकेट सही थी। असल में देखें कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, जिस तरीके से सऊद शकील रन्स कर रहा था और सारी उनके प्लेयर हर जो आ रहे रन्स कर। लेकिन जो है आपको दाद देनी होगी कराची के बॉलर्स को, जिस तरीके से हसन अली ने, जाहिद महमूद ने उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। हसन अली ने आज पुराना हसन अली अपने रिदम में नजर आ रहा था। वो इसलिए नजर आ रहा था जावेद साहब कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे यही कहा कि आज विकेट थोड़ी सी डिफरेंट थी। जहां विकेट डिफरेंट होगी, जहां पर मूवमेंट मिल रही होगी, इन स्विंग आउट स्विंग अच्छी होगी, तो पाकिस्तान में हसन अली से ज्यादा अच्छी बॉल करने वाला कोई भी बॉलर नहीं है इन स्विंग आउट स्विंग। नहीं मोइन भाई, ये देखिए आप सारा आप दे क्रेडिट दो है हसन अली को दें कि उसने ठीक है अच्छी बॉलिंग कराई। उन्होंने भी तो देखे चेस कर लिया, 15.3 ओवर्स में चेस कर लिया स्कोर। यहां से सिर्फ सऊद शकील ने 33 रन किए, उसके बाद ये नाफे रॉय ये सब देखें, रॉय ने 15 किए, नाफे ने 17 किए, रसू ने 10 किए, रजाफर ने 9 किए, अकील हुसैन ने 14 किए, आमिर ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 5, उस्मान तारिक ने 1। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस पे जरूर रियाज भाई की तरफ आऊंगा। रियाज भाई, ये सरफराज अहमद है, बेशक है अच्छा बैटर है, अच्छा विकेट कीपर है, अच्छा कप्तान है, लेकिन फ्लॉप इससे PSL 9 में नजर आ रहे हैं। और आज एक भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थी बड़ी बारी खेलने की, लेकिन आज वो यहां पर भी नाकाम नजर आए। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक बड़े प्लेयर हैं और मतलब वो वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। और उनके दौर में मतलब जो नंबर ऑफ मैचेस भी वो ज़्यादा जीतने में कामयाब हुए थे और एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से उनको कम बैक करने का मौका मिला। लेकिन देखें, ये एक हकीकत है कि अब मतलब गुज़श्ता 2-3 साल से जो मजमूई उनकी परफॉर्मेंस है उसकी मतलब वो परफॉर्मेंस में रिदम नहीं रहा। और यही वजह है कि उनको सिलेक्शन में काफ़ी मौक़े पे मुश्किलात पैदा आई और जो जिस तरह से उनकी कप्तानी गई, गो कर कप्तान की हैसियत से उनको गलत तरीके से निकाला, तीनों फॉर्मेट में बैक कलम जुम्बिश एक साथ निकाल दिया। वो नहीं करना चाहिए था, किसी एक फॉर्मेट में रखना चाहिए था, लेकिन वो उनके साथ ज़्यादती हुई थी, नो डाउट। लेकिन हकीकत ये है कि अब उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनके रिफ्लेक्सेस भी अब वो नहीं है। और मुझे ये लगता है कि शुरू में जब उनको निकाला था तो उनकी परफॉर्मेंस
निकालने के बाद भी बहुत अच्छी थी, एक जज्बा था, उमंग था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग उनको निकालना चाहते थे, उनकी मतलब ये कि मौके की तलाश में थे कि वो थोड़ी सी ख़राब परफॉर्मेंस पेश करें और उनको निकाल दें, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। इसलिए कि मैं अब देख रहा हूँ कि उनके वो रिफ्लेक्सेस नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। और मेरे ख्याल से ये तमाम वो हकीकतें थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए कोयटा के जो गो के नदीम उमर साहब डायरेक्ट तो ये बात नहीं कहते, लेकिन मैं समझता हूँ उनके ऊपर एक दबाव होगा कि मतलब सरफराज की जगह कोई और कैप्टन होना चाहिए ताकि वेरिएशन मतलब हो और कोई कप्तान और हो। तो जब पूरी देखें कप्तान कोई और होता है तो फिर वो सारी चीज़ें कमोबेश कप्तान ही की मर्ज़ी से होने लगती हैं। तो जाहिर है अब आप देखें फिर ये कि उनको एक मैच में चोट भी लग गई थी, तो फिटनेस के भी मतलब प्रॉब्लम है और वो उनकी परफॉर्मेंस वापस नहीं आ रही। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वे एक अच्छे प्लेयर रहे और अब देख ये सवालिया निशान है कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से वापस आएगी। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसलिए कि देखें अब हर पोजीशन पे कमोबेश आपको लड़के मिल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग आप इस चीज़ को भी देखें कि रियाजुद्दीन साहब कि मोहम्मद रिजवान भी अब एज ए फील्डर भी मैचेस में खेलते दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखें ना कि उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा चेंज किया है, बाज़ मैचेस में जो फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये आज के दौर में यही स्मार्ट क्रिकेट होती है और यही एग्रेसिव क्रिकेट होती है और यही एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की प्रोफेशनल अप्रोच होती है कि वो एक से ज़्यादा पोजीशनों पे अपने आप को साबित करे। इसीलिए आपने देखा कि ऑलराउंडर जो है वो उनका सर्वाइवल होता है, अगर वो बैटिंग नहीं करते तो बॉलिंग कर जाते हैं, फिर एक अच्छा फील्डर भी होता है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही फील्डर मशहूर था, वो शोएब मोहम्मद हुआ करते थे जो बड़ी एजाज अहमद भी बड़ी एजाज अहमद भी नो डाउट, एजाज अहमद भी बहुत अच्छी। तो फील्डर हमारे पास बहुत कम ऐसे आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रिजवान जो है जिनकी ये खूबी है कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, विकेट कीपर भी अच्छे हैं, अगर अब वो अपने आप को फील्ड में ओपन फील्ड में लेके जा रहे हैं और वहाँ भी अगर वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए अच्छा है। और इन रिजवान से मैं समझता हूँ कि दूसरे हमारे प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए। और जहाँ तक सरफराज जो आपने पहले बात की थी, मैं ये समझता हूँ कि अब उनकी फिटनेस का लेवल हमें वो नज़र नहीं आ रहा, ना रिफ्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं। चलें, दुआएं हमारे साथ हैं, अच्छा परफॉर्म करें सरफराज है और एक दफ़ा फिर कौमी टीम का हिस्सा बने। जावेद साहब बात हो रही है अगर थोड़ी सी कर लें हम पॉइंट टेबल्स के हवाले से, तो बेशक है मुल्तान सुल्तान ने प्ले 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया, बल्कि 3 टीमों में कशमकश जारी है जिसमें पेशावर ज़ल्मी है, कराची किंग्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। ऐसा लगता है कि इन 3 टीमों में, और इसमें कराची किंग्स भी अब शामिल हो गई फतह के बाद है, तो इन 4 टीमों में 3 टीमों ने क्वालिफाई करना है प्ले 4 के लिए। और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कशमकश में जो जीत है वो बड़े मायने रखा आज कराची किंग्स की टीम ने, और जहाँ पर उन्होंने आज शिकस्त दी, तो ऐसा लगता है कि अब जेल हो गई है कराची की टीम, या फिर आपको एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फिर बैक पे चली जाती हुई नजर आएगी? मोइन भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कराची को अशद ज़रूरत थी इस जीत की और आज जीत गए वो हो। और इस दौड़ में शामिल होने के लिए, इस PSL में रहने के लिए आज की जीत कराची के लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब 3 टीमों ने और ने भी जाना है, उनमें मुल्तान सुल्तान तो चली गई, अब ये इस्लामाबाद हो गई, कोयटा हो गई, पेशावर है, कराची किंग्स। देखें ये कराची की जो आज की हार है ना, इसने जीत आज कराची की सॉरी आज कोयटा की जो हार है ना, एक विंडो मुझे लग रहा है और खुल गई है PSL में। और कल पेशावर की जीत एक और विंडो खुल गई है। अब आप 3 मैच लाहौर कलंदर के बाकी हैं, अगर वो 3 मैच जीत जाते हैं तो वो भी 7 पॉइंट के साथ खड़े हो सकते हैं, ना कहीं आके स्टैंड करेंगे। जो आगे आने वाले जो 2 से 3 मैचेस है उसमें और ये टूर्नामेंट हो सकता है कि खुल जाए। अभी आप ये नहीं कह सकते कि लाहौर कलंदर बिल्कुल वॉश आउट हो गया टूर्नामेंट से। ये कल की जुल्मी की और आज की कराची की जीत ने और थोड़ा सा मजा पैदा कर दिया। चले कल के मैच पे थोड़ा और चलते हैं, क्योंकि कुछ देर कबल रियाजुद्दीन साहब कह रहे थे कि हर कोई अब ऑलराउंडर बनना चाह रहा है, हर कोई फील्ड पे नजर आना चाह रहा है, और ऐसे ही कल कप्तान बाबर आजम ने भी किया और साइम अयूब से भी बॉल कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 2 मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉल कर ली है साइम ने। देखें मोइन भाई, सबसे बड़ी होती है अगर आपके पास एक अच्छा प्लेयर है, आपको पता है, देखें देखने वाली आई होती। अब बाबर आजम वो कैप्टनसी कर रहा है
और उसको नजर आ रहा है कि साइम में जो गुर है वो पूरे उससे फायदा उठा रहा है। बैटिंग में भी उसको एतमाद दिया, उसकी फॉर्म लग गई दोबारा, और बॉलिंग में उसको एतमाद दिया, जैसन रॉय जैसे बैट्समैनों के सामने उसको एतमाद दिया, तो वो उसको पहली पहली बॉल पे विकेट लेकर दे रहा है। तो ये सारी इसका क्रेडिट आपको कप्तान को देना होगा, जिस तरीके से यूज कर रहा है। और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान का कप्तान देखिए रिजवान अहमद नो डाउट आपको पता है सबसे ज्यादा इस सीजन में रन बनाने वाला T20 में रिजवान है, और उसके साथ कीपिंग में कमाल है, उसकी कीपिंग बहुत आला है, लेकिन उसकी फील्डिंग जब वो फील्ड में आ रहा है एज ए कैप्टन, और कमाल कर दिया रिजवान अहमद ने, फील्ड सेट करना, बॉलिंग चेंज करना, बहुत गोया कि कल का मैच मुल्तान सुल्तान हार जरूर गई है, लेकिन आप ये देखें कि स्कोर सिर्फ एक शॉट के फासले पर रह गया था, 4 रन रह गए थे। जिस तरीके से फाइट कम बैक किया मुल्तान ने, तो इसका क्रेडिट भी आपको रिजवान को देना होगा। ये कैप्टनसी अगर नजर आ रही है तो रिजवान की नजर आ रही है, बाबर आजम की नजर आ रही है, और बाबर आजम को इसीलिए किंग कहते हैं। देखिए क्रिकेट का किंग है बाबर आजम उस दिन रन आउट हो गया मुल्तान के उसके इस्लामाबाद के खिलाफ, और पूरा मैच आप हार गए। कल बाबर ने 64 रन कर दिए, साथ साइम के 84 रन की पार्टनरशिप दे दी, तो यही बाबर आजम की टीम थी, कल 200 रन बोर्ड पे सजाने में कामयाब हो गई, और मुल्तान सुल्तान ने वो चेस ना कर चले पाई। बाबर की बात हो रही तो मजीद और बाबर के हवाले से भी बात कर लें। आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट के लिए जो है रैंकिंग जारी कर दी है रियाजुद्दीन साहब, और वनडे में एक दफ़ा फिर बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर है। जिस तरह की बैटिंग है आप समझिए बिल्कुल डिफरेंट बाबर आजम नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड सीरीज़ से, जब से उससे उन्हें जो है कप्तानी से हटाया गया, और उसके बाद हमने देखा न्यूजीलैंड की सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म, और फिर PSL के अंदर भी हम देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। और वनडे क्योंकि आईसीसी ने वनडे की रैंकिंग जारी की है, T20 की और टेस्ट मैचेस की, तो इसमें वनडे में तो नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं। देखिए शहजादा, हुआ ये है कि ज़ाहिर दुनिया क्रिकेट के मायनास बैटर हैं, और आईसीसी में इससे पहले भी नंबर 1 वो रह चुके हैं और मुस्तकिल चल रहे थे वो। लेकिन जब वो कप्तान बने थे, और फिर जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ, मतलब कि टीमें हार रही थी और बड़ी दिल क्या कहना चाहिए कि बड़ी शर्मनाक शिकस्तें हो रही थी, तो वो एक दबाव भी था उन पर। और जो जितने भी उनके वेलविशर थे, चाहे वो आप उनके साथियों में से कह लें, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह लें, या मीडिया से जिन लोगों ने कहा, तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि बाबर आजम की बहैसियत बैटिंग जो कैरियर है उसको बचाना था, जिसकी वजह से लोग मतलब उनको कहते थे कि ये बहैसियत कप्तान डिलीवर नहीं कर रहे। और अब मैं ये समझता हूँ कि जो उनके ऊपर एक बोझ था, जो एक क्रिटिसिज्म मुस्तकिल होता था जब वो हार जाते थे, तो वो भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे, साइकोलॉजिकली उन पे एक प्रेशर था और वो महसूस भी करते थे, जिसकी वजह से उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो निशाना बन रही थी, या वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप ये देखें, आपने खुद अभी कहा अपने सवाल में कि जब से वो कप्तानी से हटे हैं तो वो अब निखर के सामने आ रहे हैं। गो कि मतलब पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे थे, लेकिन अब जो एक बोझ था, जो साइकोलॉजिकली वो एक अंडर प्रेशर रहते थे, तो वो चीज़ जो है उसमें से निकल गई है, और यही वजह है कि वो अब मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस मुस्तकिल पेश कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि इस पूरी PSL में वो नंबर 1 मतलब बैटर के तौर पे सामने आए, और जो दूसरा जो भी बैट्समैन है उसका और उनका फासला जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि बाबर आजम जो है इस वक्त हाईएस्ट स्कोरर है। उन्होंने लेकिन रियाज भाई एक बात याद रखने की, 4 रन किए थे इससे पहले। रियाज भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखिए एक बात याद रखने की, एज ए कप्तान जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, टीम को नंबर 1 भी उसी के टाइम पे हुआ। लेकिन अब जुल्मी में जिस तरीके से आप कहें ना रन्स में सबसे आगे, तो एज ए कप्तान ही वो टीम को खिला रहा है, रन्स कर रहा है, एज ए कैप्टन नहीं रन्स कर रहा है ना। असल तनकीद वालों को तो मौका चाहिए, तनकीद उस पर कर करके उन्होंने कैप्टनसी तो उसकी गई, लेकिन देखिए बैड पैच आता है हर बड़े प्लेयर पे, जब बैड पैच आता है तो इस पे आ गया। लेकिन थोड़ी सी T20 पे भी बात कर लें, और कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी बात हो रही है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। और T20 के अंदर जो आईसीसी ने रैंकिंग की है, मोहम्मद रिजवान है दूसरी पे है, तीसरे पे बाबर आजम मौजूद हैं, जबकि पहले नंबर पर है सूर्य कुमार हैं भारत के। तो रिजवान भी अब प्रॉपर है, परफॉर्म कर रहे हैं T20 के अंदर, अब नंबर 2 पोजीशन पर फाइज हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए रिजवान भी एबिलिटी है उस प्लेयर में भी। देखिए इस सीजन में सबसे ज्यादा रन्स करने वाला बाबर नहीं है, रिजवान है।
आपको ये याद होना चाहिए कि रिजवान सबसे ज्यादा और T20 में देखिए नंबर 1 रैंकिंग है। और ये हमें तो ये फख्र की बात है कि हमारा जो बाबर आजम है वो तीनों फॉर्मेट में है, कहीं ना कहीं मौजूद है किसी न किसी नंबर पे। और T20 में देख लें रिजवान ऊपर आ गया, तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो रैंकिंग में चल रहे हैं। वनडे ना होते हुए भी हमारा बाबर आजम देखिए बाबर आजम नंबर 1 आ गया। पोजीशन पर है आईसीसी के वनडे रैंकिंग पे, आईसीसी T20 रैंकिंग में तीसरी पोजीशन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन है, T20 के अंदर उनकी तीसरी पोजीशन है। तो एक बाबर आजम रियाज साहब की तरफ चलते हैं, इसी पे बाबर आजम तीनों फॉर्मेट पे अगर देखें टॉप 10 के अंदर हैं रियाज साहब, और उस पर तनकीद हुआ करती थी, माजी में भी रही है। देखिए शहजादा कभी भी उन पे ये तनकीद नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर तनकीद होती थी रिजवान पर उन पे कि उनका जो मतलब स्ट्राइक रेट है और जो उनका रन रेट था जब वो ओपन आते थे तो वो कम होता था। और मतलब ये कि शायकीन भी और जो क्रिटिक्स हैं, जो साथी मतलब उनके साबिक के टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो भी यही कहते थे कि किसी भी बैटर को अपनी मतलब ये कि रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलना चाहिए बल्कि टीम के लिए खेलना चाहिए। तो अभी भी बहुत से खिलाड़ियों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल मतलब परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक को बेहतर करने के लिए वो खेलते हैं। तो ये चीज़ जो है कम से कम एक ऐसा तासुर खिलाड़ियों की तरफ से नहीं जाना चाहिए कि जी वो अपने लिए खेलते हैं, इसलिए कि देखें टीम के लिए खेलना चाहिए। और रह गई देखें लीग की परफॉर्मेंस या कैप्टनसी, यहाँ की परफॉर्मेंस, ये अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ कप्तानी का भी पता चलता है और आपकी परफॉर्मेंस का भी पता चलता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात सिर्फ बाबर आजम की करें तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जब वो कप्तान थे तो उन पे बहुत बड़ा दबाव था, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी क्रिटिसाइज़ होती थी, उनकी कप्तानी की भी मतलब जो परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होती थी। और वही कप्तानी जो है उनकी जो परफॉर्मेंस थी उस पर असरअंदाज हो रही थी। और अब आप देखें कैटेगोरिकली मतलब आप ये देख सकते हैं कि जब से वो कप्तानी से हटे हैं उनकी मतलब एक परफॉर्मेंस जो है, जैसा मैंने पहले कहा, उनकी कारकर्दगी में निखार आ गया उनकी परफॉर्मेंस में। और इसलिए कि वो अब साइकोलॉजिकल उन पर एक प्रेशर नहीं है कि जी मैं अगर मतलब ख़राब परफॉर्मेंस पेश करूँगा या टीम अगर ख़राब मतलब परफॉर्मेंस पेश करती है तो वो जो है बात उन पे नहीं आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहैसियत कप्तान भी हमने देखा अभी मैच खेलते हुए उन्हें कि वो निस्बतन बेहतर मतलब है कि कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा, जो टीमें जीतती हैं तो उसमें कतई तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि उसमें सारा क्रेडिट जो है आप कप्तान को देंगे। जो साथी खिलाड़ी हैं उनकी मतलब एक परफॉर्मेंस होती है, उनका साथ होता है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है, उनकी सपोर्ट होती है। तो जब सारे खिलाड़ी या टीम के 3-4 खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते हैं तब टीम जीतती है। ये ज़रूरी नहीं है कि टीम जो है सिर्फ कप्तान की जो फैसले लेती है उसकी वजह से जीतती है, ऐसा नहीं है। हाँ, पैट कमिंस जैसे कप्तान थे उनको आप ये कह सकते हैं कि उनकी कप्तानी जो है वो मेरे ख्याल से उनकी जीत में उनकी कप्तानी के जो डिसीजन थे उसका 60 या 70% रेशो होता था। और जो टीम के बकिया खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते थे वो 40 या 50 या 30% करते थे, तो टीम जो थी जीतती थी। तो कैप्टन का जो मेन जो मसला होता है वो होता यही है कि जो खेल के दौरान जो एक प्रेशर होता है, प्रेशर सिचुएशन होती है, करंट सिचुएशन होती है, जो वेरिएशन होती है, तो उसमें आप क्या डिसीजन लेते हैं। आपको ये देखना होता है कि बैटर कौन सा है सामने और इस वक्त सिचुएशन क्या है, कितने रन हुए, कितनी मतलब ओवर हो गए और हमें किस बॉलर को लगाना है। तो ये असल में सारी चीज़ होती है जो हम ये समझते थे कि पहले ऐसा नहीं देखने में आता था। लेकिन अब जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको कप्तानी के करीब नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक लीग वीक की कप्तानी ये अपनी जगह है, लेकिन अगर उनको लॉन्ग रन में अपनी परफॉर्मेंस को इसी तरह लेके चलना है जिस तरह से माशाल्लाह वो अब फिर रैंकिंग में नंबर 1 आ गए। और आपने कहा कि अभी जो है नंबर 3 पे T20 में नंबर टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर है। ये कब हुआ? ये अभी हुआ ना, जब से उन्होंने मतलब उनकी वो वाली कप्तानी, तो जो वो एक उन पे प्रेशर था। ठीक है, ये लीग की कप्तानी, ये उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन वो कप्तानी का बोझ उस वक्त भी होता था जब वो लीग की कप्तानी करते थे कि यार मैं पाकिस्तान का कप्तान हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने एक्सपोज हुए हैं। अगर देखें नए कप्तान बने T20 के, जो हमारे साथ है, जो है हमारे लाहौर कलंदर्स के बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं वो कप्तानी। अच्छा देखें, वैसे मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि देखें ज़रूरी नहीं है कि हर कप्तान या हर खिलाड़ी हर मतलब मैच में या हर लीग में या हर सीरीज़ में ही अच्छा परफॉर्मेंस पेश करे।
ये तो उस पर एक और प्रेशर हो जाता है और वो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो देनी चाहिए। जहाँ तक शाहीन शाह आफरीदी का मसला है तो मैं ये समझता हूँ, और जो मैंने मतलब हमारे जो साथी हैं उनसे जो हमने वो उनको भी कहते हुए सुना है कि जब ये जितने भी फास्ट बॉलर होते हैं अगर ये एक मरतबा अनफिट हो जाए ना तो फिर इनकी फॉर्म में आना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कि ये जो शोबा है पेसर्स का, तेज़ बॉलर का, ये एक बहुत ही मतलब सख्त इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इसमें जो है फटीग बहुत होती है। तो एक बॉलर अगर वो टेस्ट में 12-12 20-20 ओवर करा रहा है या वनडे में करा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो तेज़ बॉलर्स होते हैं अगर वो एक दफ़े अनफिट हो जाएं तो उनका जो फिटनेस के मसाइल हैं बड़े लिंगर ऑन होते हैं। आपने देखा कि 2022 में शाहीन शाह आफरीदी जब इंजर्ड हुए थे कमोबेश 3 महीने वो नहीं खेल सके थे। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें अभी उनकी जो है पूरी तरह से उस फॉर्म में नहीं आए। बीच में भी उनको थोड़ी सी इंजरी का प्रॉब्लम था। फिर आप देखें नसीम शाह को देखें, वो भी मतलब इंजरी का प्रॉब्लम में रहे, काफ़ी अर्से आउट रहे। और भी दूसरे बॉलर्स की हम मिसाल दे सकते हैं जो मतलब अनफिट हुए और बाहर रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो कप्तानी है वो बाबर आजम जो है अगर वो पाकिस्तान की कप्तानी ना करें तो वही उनके लिए बेहतर है। चले वही वो बेहतर उनको है, नंबर पाकिस्तान की कप्तानी ना करें लेकिन मुसलसल परफॉर्म ज़रूर कर रहे हैं बाबर आजम। और न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद भी हमने देखा कि जहां पर उनकी परफॉर्मेंस निखर कर सामने आई, स्ट्राइक रेट बेहतर होता हुआ दिखाई दिया और उसका भरपूर तौर पर मुजाहरा वो अब पाकिस्तान सुपर लीग के 9 में करते दिखाई दे रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि बाबर आजम जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया भर में, क्योंकि ICC रैंकिंग में वो नंबर 1 वनडे पोजीशन पर हो गए हैं, T20 में नंबर 3 पोजीशन और टेस्ट रैंकिंग में 5 में। लेकिन अफसोस की बात है पाकिस्तान के पास है टेस्ट रैंकिंग में एक ऐसा बॉलर टॉप 10 में मौजूद नहीं है। नंबर 11 पोजीशन में ज़रूर शाहीन शाह आफरीदी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जावेद साहब इस पे? मोइन भाई, ये तो जाहिर है बॉलरिंग के लिए बड़े जो बिल्कुल सवालिया निशान है हमारी क्रिकेट के लिए कि हमारे जो बॉलर है, जो एक टाइम होता था हमारे 2-2 3-3 बॉलर जो होते थे वो बॉलिंग लिस्ट में नंबर 1 2 3 होते थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया हमारा जो शाहीन शाह अफरीदी है वो 11वें नंबर पर है। और ये भाई ज़्यादातर मसला ये है कि हमें अब टेस्ट मिल नहीं रही। जैसे जैसे टेस्ट क्रिकेट हमें मिलेगी अब माशाल्लाह हमारे बॉलर्स बहुत तैयार हो चुके हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स की एक लाट आ रही है जिसमें नसीम शाह हो गया, हुनैन हो गया, मोहम्मद अली हो गया, अमीर हमजा हो गया। जब ये लोग टेस्ट में आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें रैंकिंग में भी बेहतरी आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेस्ट हमें मिलेंगे, हमारे लड़के इसमें भी करेंगे। अब जैसे बैटिंग में देखें बाबर आजम को, वो तीनों फॉर्मेट में मौजूद है। रिजवान T20 में नंबर 1 पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें बॉलिंग में आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें भी जिस तरीके से बैटिंग में हम ऊपर आ रहे हैं तो बॉलिंग में भी अब ऊपर आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले दो एक बात इजाफा करूंगा, सॉरी टू कट यू। देखें कोयटा और हम अभी कराची की बात कर रहे थे, देखें इस मैच के जीतने से कराची के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो गए हैं। और इन दोनों टीमों के दरमियान अभी तक 18 मैचेस हुए हैं तो 12 तो जीते हैं कोयटा ने और ये 6ठा मैच जीता है कराची की टीम ने। तो ये आज के मैच अगर कल पेशावर जीत जाती ना तो कराची की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती, लेकिन आज जैसे कि मतलब ये कि ये कामयाबी हासिल की है कराची किंग्स ने, तो कराची किंग्स ने, तो इसका मतलब ये कि अब इनके चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 2 टीमें तो मुझे लग रहा है क्लियर हो जाएंगी, कोयटा और मुल्तान। लेकिन जो 3 मुल्तान ने तो क्वालिफाई कर लिया, मजीद 3 टीमों के फैसले होने हैं। क्वालिफाई कर लिया, वो तो कल ही कर लिया था क्वालिफाई। कोयटा के तो हैं, लग रहे हैं ब्राइट चांसेस हैं इसके मैच के हारने के बावजूद। लेकिन जो 3 टीमें ना, जो कराची है, इस्लामाबाद है और पेशावर, मुझे लगता है कि आखिर में कहीं ऐसा ना हो पॉइंट्स बराबर हों और फिर इनका जो चले वैसा थोड़ा सा टाइम कम है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो एक सिक्योरिटी के हवाले से हो गया है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। और साथ साथ है क्योंकि हम मेहमान नवाज मुल्क हैं, आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के मामला तो अब ऐसा लगता है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, हम पुरअमन मुल्क है हमारा। नहीं देखें सिक्योरिटी के मामला तो कभी भी नहीं रहे, लेकिन दुनिया में जो हमारे दुश्मनों ने उसका ज़्यादा शोर मचाया, ख़ासतौर से इंडिया की तरफ से। मतलब ये कि लड़कों दुनिया भर की टीमों को और खिलाड़ियों को मिसगाइड किया गया जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र जो जिस तरह से PSL हमारी कामयाबी के साथ जारी है, दुनिया भर के क्रिकेटर्स आ रहे हैं, एक सॉफ्ट इमेज हमारा दुनिया भर में गया, तो 20-25 साल बाद टीमें आई हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन हम आज के मैच जो अभी हो रहा है इस्लामाबाद और लाहौर का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की टीम जो है उसको ज़ाहिर है लाहौर के अगेंस्ट एज हासिल है थोड़ा सा। और इन दोनों टीमों के दरमियान टोटल 18 मैचेस हुए हैं तो 10 जो है वो आपने इस्लामाबाद ने जीते हैं, 8 जो है वो जीते हैं लाहौर की टीम ने। और इससे कब जो मैच हुआ था इसी 2024 की अपने PSL में, वो भी
इस्लामाबाद की टीम चलें जितनी सर, कामयाबी टाइम में हमारे उनको पास एज कम है। हासिल रियाज साहब, होता जावेद साहब बहुत शुक्रिया, रियाज साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते क्योंकि स्पोर्ट्स से गाला हर स्कूलों के बाद अब हमने देखा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर शुरू हो गया, तो जिना यूनिवर्सिटी में विमेंस में जो है स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया गया है। हमने इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते जाए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला यूनिवर्सिटी विमेंस में और यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त भी यहाँ पर क्रिकेट मैच का खेला जा रहा है ख़वातीन के दरमियान और इस क्रिकेट मैच में बड़ा जोश और खरोश नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो मैच खेला जा रहा है इसमें ख़ासकर अगर विमेंस की बात की जाए तो दोनों टीमों के दरमियान भरपूर मुकाबले यहाँ पर जारी हैं और इस मुकाबले के दौरान जो जोश और जज्बा नज़र आ रहा है तो वो ख़वातीन का यहाँ पर देखने से ताल्लुक़ रखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ है यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कितना मज़ा आ रहा है इस फेस्टिवल में? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत एंथुजियाज्म है हमारी गर्ल्स में और हमारी विमेंस स्पोर्ट हमारा विमेंस स्पोर्ट बहुत ज़्यादा जो है उसको फ़रोग मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है। बिल्कुल एंजॉय भी कर रहे हैं और भरपूर तौर पर यहाँ पर क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का मैच खेला जा रहा है और एक हमारे साथ सपोर्टर भी मौजूद है और मैंने देखा कि काफ़ी आवाज़ें लगा रही थी, ईस्ट और वेस्ट ही ऑल द बेस्ट की आवाज़ें लगाती हुई नजर आई थी। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आर्ट्स ही जीतेगी और बिल्कुल क्यों ना लगाए नारे और बिल्कुल आर्ट्स को ही जीतना है। कहती हैं कि आर्ट्स की टीम ही यहाँ पर जीतेगी और जिस भरपूर अंदाज में यहाँ पर ख़वातीन क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रही हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रही हैं, यकीनन ये देखने से ताल्लुक़ रखने वाला समा है। जी।